अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। जम्मू कश्मीर की सियासत में जो है वो आज एक बहुत बड़ा उथल पुथल मचा हुआ है। जैसा कि आपको हमने दिखाया कि किस तरह से गुलाम नबी आज़ाद जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो है वो सरबराह हैं और साबका जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पिछले 50 साल से जो है वो या तो मिनिस्टर रहे हैं सेंटर में या लीडर ऑफ अपोजिशन रहे हैं। उनके एक बयान ने जो है वो आज जम्मू कश्मीर की सियासत में जो है वो खलबली सी जैसे मचा दी है। आज़ाद ने ये दावा किया है कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर यानी कि मनमोहन सिंह को और जो होम मिनिस्टर सेंटर में थे, अब उन्होंने नाम नहीं लिया। उस दौर में दो होम मिनिस्टर थे, एक पी चिदम्बरम साहब थे और दूसरे सुशील कुमार शिंदे साहब थे, कि उनको एक लेटर लिखा था जिसमें गवर्नमेंट को, उस वक्त की गवर्नमेंट को ये जानकारी दी गई थी कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है उनके जो लिंक्स हैं वो आतंकवादियों से है, पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ है। और जो जम्मू कश्मीर में ट्रबल है, यहाँ पर इस वक्त जो हालात ख़राब कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनके जो है वो लिंक है। इसी मसले पर हम बात करेंगे। यहाँ पर अभिजीत जसरोटिया साहब जो है, जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और सीनियर लीडर है, हम इनसे ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज भी उस लेटर पर कार्रवाई हो सकती है और बीजेपी की सरकार का इस पर क्या रिएक्शन है। अभिजीत जी, इतना बड़ा खुलासा ये कोई और नहीं कर रहा है, एक साबका चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर का कर रहा है और एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो 7 साल रहा है, जिसका स्टेटस नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर है। तो क्या बताएंगे आप इस खुलासे को लेकर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है इसके अंदर कि मैं थोड़ा सा एक चीज़ में आपके साथ आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि देखिए, टेररिज्म जो होता है ना, उसकी जो उम्र होती है वो 5 से 10 साल मैक्सिमम होती है। आप कहीं भी चले जाएं दुनिया के अंदर, जहाँ कर भी टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हुई 5 से 10 साल के बीच हम 20 मानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इससे ऊपर होती भी नहीं है। चलो कहीं और 2-4 साल ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 35 के बाद अब 40 साल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ऐसा सिस्टम रहा कि जिसके अंदर ये टेररिज्म जो है वो खत्म ना हो पाए। तो अगर आज आज़ाद साहब ये बात कर रहे हैं तो एज ए चीफ मिनिस्टर जब उन्होंने ये चीज़ें कही होंगी तो बिल्कुल इसमें सच्चाई होगी। और आप सच्चाई खुद देख सकते हैं कि उस समय के जितने भी नेता रहे हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इन्होंने अपनी कुर्सियों के पीछे किस किस को छुपाया। बीटा कराटे ओपन बोलता है कि मैंने लोगों को मारा, लेकिन क्यों उसके खिलाफ कभी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। यासीन मलिक ने ओपन कहा, खुद माना कि मैंने लोगों का रक्त बहाया है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब जाके कार्रवाई क्यों हो रही है? बेटी को किडनैप किया जाता है, बिल्कुल। और अब जाके अगर ऐसी चीज होती है तो उसका कारण क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सबके सब लोग देवर हैंड इन ग्लव विद ईच अदर, कभी मैं तो कभी तुम। लेकिन ये जो सब कुछ है एक मिलकर एक दबाव चौकड़ी इन्होंने बनाई हुई थी, जिसके अंदर ये एक दूसरे की इसी तरह से सपोर्ट करते थे और बीच में जो है अपनी मलाई खाने के लिए मासूम लोगों का रक्त बहाया करते थे। तो अब बीजेपी क्या करेगी इस पर? क्या बीजेपी, क्योंकि कल भी कश्मीर को लेकर जो है वो होम मिनिस्टर साहब और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी की सरबराही में एक रिव्यू मीटिंग हुई। आज हम देख रहे हैं कश्मीरी पंडित को थ्रेट है, न सिर्फ कश्मीरी पंडित को थ्रेट है बल्कि हर उसको, चाहे वो मुस्लिम हो, कश्मीरी हो, सिख हो या वो सिख मैडम हो, जो भी आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया में बिलीव करता है उसको मार दिया जाता है, साइलेंस किया जाता है। तो ये जो खुलासा हुआ है, क्योंकि कुछ पॉलिटिशियंस के खिलाफ पिछले दिनों हम बताएंगे, जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब है उनको अंदर डाला गया है। एक पीडीपी के जो यूथ लीडर वहीद पारा जी है, मैं उनको करीबी से जानता हूं। जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की थे तो मुफ्ती साहब ने उनको एज ए यूथ लीडर मुझसे मिलाया था, जो कि यूएस में पढ़े लिखे, उनका नाम सामने आया है। इवन कि आपके एक पार्टी के लीडर का भी जो नाम आया है, शायद तारिक उसका नाम है, कि उसके भी कुछ लिंक थे, वो पकड़ा भी गया। तो आप इस पर क्या बोलेंगे कि क्या वो लेटर आज की डेट में मौजूद होगा, कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई होगी भी क्या आपके द्वारा? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आज़ाद साहब ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी है तो उसके रेफरेंस से वो फिर से एक चिट्ठी लिख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर उनको सही में ही लगता है कि इन सब लोगों को एक्सपोज करना चाहिए तो इससे सुनहरी अवसर आज़ाद साहब को नहीं मिल सकता। क्योंकि आज बीटा कराटे के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, यासीन मलिक के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, शबीर शाह के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। और हम लोग इन चीज़ों को, इन काली भेड़ों को लेकर बहुत संजीदा है भारतीय जनता पार्टी। हम ये जानते हैं कि जिस किसी ने भी ऐसे काम किया वो भले कहीं पर भी उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए इसकी। मुझे लगता है कि इसका रेफरेंस देके अगर फिर से वो चिट्ठी लिखेंगे तो जरूर इस पर कार्रवाई नहीं। लेकिन आज वो लेटर तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद होगा, होम मिनिस्टर में कहीं ये गायब तो नहीं होते। मुझे लगता है कि पुराना जो चीज होता है, पुराने तो इतने कच्चे चिट्ठे और इतना कुछ होगा कि वहां की राह पर ढूंढने भी लगोगे। मुझे लगता नहीं है कहीं पर, क्योंकि पुराने लोगों ने, जिन्होंने अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो आपको लगता है कि उन्होंने लेटर वहां पर छोड़ी होगी।
इसका मतलब इंटेंशनली न की गई कार्रवाई। एक उस समय के एयरस्ट्राइक स्टेट का चीफ मिनिस्टर उस समय के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिख रहा है, और वो कोई और नहीं, वो उन्हीं की पार्टी के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है। अगर वो चिट्ठी वहां पर नहीं मौजूद है तो इसका भी एक बहुत बड़ा, इसके ऊपर भी एक संज्ञान लिया जाना चाहिए कि वो गई कहाँ लेटर। नहीं, लेकिन अभी हम तो ये नहीं कह सकते ना कि चिट्ठी गायब हुई होगी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में तो मौजूद होगी, होम मिनिस्ट्री में तो मौजूद होगी। अमित शाह जी और मोदी जी इसको देखेंगे, क्या आप इसको पुश करेंगे इस चीज? मुझे ये लगता है, जहां तक मेरा ये सोचना है कि ऐसा अगर किसी ने इंटेंशनली कार्रवाई नहीं की है इसके खिलाफ, तो मुझे आई डाउट के वो लेटर वहां पर। तो जिस तरह से हमने देखा कि आप भी एक यंग लीडर थे 2008 में, जिस तरह से अमरनाथ एजिटेशन हुई और उसमें गुलाम नबी आज़ाद की सरकार को जो है वो हाथ धोना पड़ा जो पीडीपी के साथ उन्होंने बनाई थी, तो क्या आपको लगता है कि उसमें भी यही फैक्टर सामने आया होगा जो अमरनाथ लेड एजिटेशन, यहाँ पर अनरेस्ट या 2010 का अनरेस्ट किया गया जिसमें कई मासूम नौजवान जो है वो मारे गए? देखिए क्या होता है कि कुछ लोग, कुछ पार्टियां ऐसी अपॉर्चुनिस्टिक पार्टी होती है जो अपनी सियासी रोटियां जो हैं वो केवल हिंदू मुसलमान, कश्मीर वर्सेस जम्मू, पाकिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान, इसके ऊपर उनकी अपनी सियासी रोटियां सेकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं। 2008 में था क्या? 2008 में एक हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने आते हैं उनको एक छोटा सा अपना सर छुपाने के लिए बाल्टान में घर बनने दो, एक जगह बनने दो। इसमें किसी को क्या एतराज होना चाहिए? जिन अमरनाथ के श्रद्धालुओं को कश्मीरी और कश्मीरी मुसलमानों ने अपने कंधों पे चढ़ा कर बाबा बर्फानी के दर्शन कराए हैं, क्या उन लोगों ने कभी इस पर एतराज करना था? वो तो कभी नहीं चाहेंगे। कौन नहीं चाहेंगे? उस समय के पॉलिटिकल अपॉर्चुनिस्टिक लीडर्स जो नहीं चाहते थे। इसके ऊपर इतनी सी छोटी सी बात के ऊपर उन्होंने कितना बड़ा एक बवाल मचा दिया, और था क्या? छत छुपाने के लिए जगह, वो तो कोई भी देगा। और आपको याद होगा एक और बड़ी अच्छी बात मैं कश्मीर के बारे में बताना चाहता हूँ। जब वो श्रद्धालु बेचारे सभी के सभी अपने रास्ते में फंस गए थे, तो कश्मीर में अभी भी आप देखिएगा ये पहलगाम के आगे पीछे के जितने नीचे के गांव हैं, इन सब लोगों ने अपने घरों में लंगर बनाकर लोगों को खिलाया था। ये भी वो हिस्ट्री रही है याद। यानी कि बेचारा एक आम आदमी ये चीज नहीं चाहता। कौन चाहते हैं? पॉलिटिकली अपॉर्चुनिस्टिक लीडर, और खासकर ऐसे लीडर जिनको अपनी सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये कोई नई बात तो नहीं है आपके सामने, ऐसा ये लोग करते रहे हैं, तभी तो मैंने कहा आपको टेररिज्म 10 साल से ऊपर चला गया। हम देखते हैं कि पिछले दिनों काफी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जो है वो टर्मिनेट किया। एक लिस्ट आती है कश्मीरी पंडित्स की, एम्प्लॉइज की, तो ये विद इन सिस्टम में ही तो लीक हो रहा है। तो इस पर गवर्नमेंट आपकी क्या कर रही है कि ये लिस्टें किस तरह से बाहर आ रही हैं? हम यहाँ पर बैठे हैं एज ए जर्नलिस्ट, हमारे को वो चीज़ें पता नहीं है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनके गवर्नमेंट में काफ़ी डीप सोर्सेज हैं, उनके पास भी ये लिस्टें नहीं है। लेकिन टीआरएफ जैसी और लश्कर जैसे मिलिट्रीज के पास ये लिस्टें कहाँ से पहुँच रही है? देखिए ऐसा है कि ये सिस्टम इस तरह से खराब था कि बैकडोर अपॉइंटमेंट्स कुछ ऐसी काली भेड़ों की, क्योंकि आपने खुद ही कहा सब एक दूसरे से मिले हुए थे, कुछ ऐसी काली भेड़ों की बैकडोर अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो अभी भी सिस्टम के पार्ट है। अब उनको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल है। कुछ जो आइडेंटिफाई होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसे लोग जो आज भी वहां पर मौजूद है वो ऐसे काम करते हैं। और थ्रेट देखिए, अगर कश्मीरी पंडित्स की लिस्ट बनी तो आप ही के जर्नलिस्ट की भी, आप ही के मीडिया वालों की भी लिस्ट बनी। तो ये कौन कर रहा है? जो लोग चाहते नहीं कि अब हम जर्नलिज्म को क्या मानते हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ चलता है। डेमोक्रेसी के खिलाफ कौन चलते हैं? इन जैसी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कभी 3 टायर सिस्टम नहीं बनने दिया। क्या गलत होता अगर पंच सरपंच बन जाते? क्या गलत होता बीडीसी डीडीसी म्युनिसिपैलिटी के अगर चेयरमैन बन जाते? यही गलत होता कि कोई नॉन मुफ्ती। लेकिन आज भी तो इलेक्शन नहीं करा रहे हैं सरकार, आपकी इलेक्शन तो आज भी नहीं हो रहा है ना। मतलब 5, 4, 3, 6, 7 साल हो गए, लोग जो है वो ब्यूरोक्रेटिक राज में तंग आ चुके हैं। तो लोग इलेक्शन चाहते, चाहे सरकार आपकी बने या किसी की भी बने। बिल्कुल सही बात है, तो वही कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव का मतलब क्या है? आपको नहीं लगता कि 2019 के बाद चुनाव हुए? क्या पंच सरपंच के चुनाव नहीं थे? पहली बार बीडीसी डीडीसी और म्युनिसिपैलिटी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, क्या वो चुनाव नहीं थे? 3 टायर सिस्टम को मजबूत करने के लिए जो स्टेप चलेंगे, अभी तो कितने 2-3 साल ही हुए। आप तो हाईएस्ट लेवल पे क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल ये भी होंगे, क्यों नहीं होंगे, और ये जरूर होंगे, बहुत जल्दी होंगे। खबरें आ रही हैं 2024 में की खबरें तो कुछ भी होती हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना चुनाव होंगे, क्योंकि अगर हमने 3 टायर सिस्टम में स्टार्ट ही 5 सरपंचों से किया है तो यहाँ पर एमएलए के बाद मुख्यमंत्री भी बनेगा। और इस बार मुख्यमंत्री कोई मुफ्ती परिवार या अब्दुल्ला परिवार का नहीं होगा, इन परिवारवाद के बाहर ही कोई ना कोई मुख्यमंत्री। हम देख रहे हैं कि कश्मीर से विजुअल्स आ रहे हैं, बाकी चीज़ें आ रही हैं। मेरे फाजिल दोस्त सुनील शर्मा के पीछे काफ़ी लंबा कारवा पिछले दिनों देखा गया वीडियोस में। क्या ये हाइपोथेटिकल है कि वाकई कश्मीर में जो है वो बीजेपी के हक में जो है वो लेयर आ रही है? और जो जिस तरह से आज़ाद साहब ने खुलासा किया, उस तरह के लोगों को अब अपनी पार्टी में आने से किस तरह से रोक सकते हैं?
नहीं, देखिए एक बात है कि ऐसा नहीं कि हाइपोथेटिकल है। मैं खुद ही कश्मीर में होता हूँ, आप भली बात नहीं जानते हैं, आपने मेरी रैलीज भी देखी हैं। अब आपकी टांगा रैली रही, काफी रैली, बाकी रैलीज भी हम लोग जो करते हैं जिन जगहों पर, तो काफी लोग जो है जुड़ रहे हैं साथ में, क्योंकि लोगों को अब समझ आ गया हुआ कि हमें 50-60 साल ये जो दिल्ली के बीच में दलालों वालों ने काम किए हैं ना, दिल्ली और कश्मीर के बीच में दलाल थे, उन दलालों ने दिल्ली वालों को कुछ और बेचा, यहाँ पर लोगों को कुछ बेचा और बीच की मलाई खुद खाते रहे। अब लोग डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं दिल्ली के साथ, इसीलिए लोगों को लगता है कि यही लोग हैं जो सच्चाई, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं और कर दिखा रहे हैं। और ये किसी एक परिवार से नहीं आते, ये किसी भी परिवार से कोई भी आ सकता है। तो मुझे लगता है लोगों का जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी में बढ़ रहा है, इस कारण लोगों की जो है भीड़ उमड़ रही है। अब लोगों को गुमराह कैसे करते हैं? लोगों को गुमराह करते हैं हिंदू मुसलमान के नाम के ऊपर, पर लोग बड़े समझदार हैं। लोगों को पता है अगर 1000 रुपया सेंटर से आ रहा है तो गीता देवी के खाते में आ रहा है, तो सायरा वालों के खाते में भी आ रहा है। अगर कोई टॉयलेट, जो भी स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, वो हिंदुओं के लिए भी आ रही है, मुसलमानों के लिए भी आ रही है। तो लोग समझ सकते हैं कि इससे बड़ी सेकुलर पार्टी तो कोई थी नहीं। तो आज तक हमें क्यों डराया गया? आज तक हमें क्यों भारतीय जनता पार्टी से दूर रखा गया? अब लोगों को समझ आना शुरू, इसीलिए हमारा कारवां जो है दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो लेकिन जो गलत लोग पार्टी में, उनको किस तरह से आप, देखिए मैं कहूंगा कि अब तारिक जैसा बंदा, एक आदि कोई काली भेड़ अगर आ जाए आप किसी के ऊपर स्टैंप तो लिखी, ना ही हम कहीं पर किसी को लेते हैं उसके कोई ऐसा सर्टिफिकेट कि आपका क्या है, कुछ पता नहीं चलता। बहरूपी ऐसे हैं कि वो कहीं पर भी सिस्टम के बीच में घुस जाते हैं, वहां पर मुश्किल होती है। लेकिन अब हम भी थोड़ा कॉशियस होकर किसी को अगर हमने ज्वाइनिंग करवानी, कुछ करनी हो, तो काफ़ी हम उसको देख कर ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है कोई भी आए तो उसको पार्टी में आने देंगे, हम भी थोड़ा सोच समझ के करें। लेकिन मुश्किल यही है कि सिस्टम के अंदर इतनी ज़्यादा ये चीज़ें घुस चुकी हैं कि बड़े मुश्किल से ही बचा जाता है सब चीज़। नहीं, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक करप्शन भी जो है वो सामने आया है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जो है वो आज भी जो है वो दूर रखा। मैं फिर उसी चीज़ पर आ रहा हूँ, क्या आप बीजेपी जो है इस वक्त कुछ असमंजस में है कि हम इक़्तिदार में आएंगे जम्मू कश्मीर में कि नहीं आए? वरना जिस तरह से गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं, हिमाचल में हुए, आज बेशक आपको एमसीडी में जो है वो हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ज़रूरी हो रहा है जम्मू कश्मीर में भी हार का सामना करना पड़े, तो क्या डर है बीजेपी? देखिए भारतीय जनता पार्टी ना तो डरती है, ना हम चुनावी बटेरे हैं कि चुनाव के समय बाहर आना। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7/365 आपको हमेशा सड़क पे लोगों के बीच में काम करता नजर आएगा। कोरोना में भी देख लीजिए, हमारे लोग आपको नजर आए, बाकी आपको कोई पार्टी का नजर नहीं आया। तो हमारे लिए चुनाव कोई नई चीज नहीं होती है। चुनाव जब भी होंगे भारतीय जनता पार्टी उसी समय तैयार होगी इन सब चीजों के लिए। रही बात करप्शन के लिए जो आप बोल रहे हैं, मुझे बताएं आप, अभी तक तो कोई ऐसा हमारे सामने, अगर कोई एक आधा पकड़ा भी गया, उसके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई की गई। लेकिन वो 115 करोड़ रुपया जो फारूक साहब ने लोगों की, बच्चों की क्रिकेट किटों का, क्रिकेट बैटों का, क्रिकेट बल्लों का अपनी जेब में डाला, जिसके लिए अभी तक उनसे पूछताछ हो रही है, वो करप्शन। जहां पर मुख्यमंत्री की वालिदा से पूछा जा रहा है कि आपके पास अनअकाउंटेबल मनी कहां से आ रहा है। मुख्यमंत्री के कई ऐसे रिश्तेदार रहे हुए हैं जिनके पास इतना पैसा रातों रात कहां से आया। एक मैं खुलासा मैंने बड़ी बार चैनल पे, महबूबा जी, वो तो फारूक साहब कहते हैं कि आप आदि हो ईडी यूज करने की, सीबीआई यूज करने के लिए। अगर काजी फारूक अब्दुल्ला आपकी पार्टी के साथ जुड़ जाते हैं तो वो जिस तरह से गंगा जल से किसी को नहाते हैं तो वो वैसे ही प्योर हो जाएंगे। माननीय हमारे लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी को उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी शायद 95, हाँ शायद उस समय वही प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके ऊपर सीआईडी सीबीआई की एक रेड की गई, उनके घर के ऊपर की गई। और जब की गई तो उनके अंदर से वहां से क्या निकला, 3 धोतियां, 4 बनाने निकली और 35 रुपए निकली। जिसका दामन पाक होगा उसको ईडी क्या कर सकती है, मुझे बताएं। अब आपके 2 नेता ऐसे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जो अपने कांधे पे गोश्त लाद के बेचता था आज से 25 साल पहले, एक दर्जी का काम करता था आज से 25 साल पहले, उनकी जरा प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट निकाल के देखिएगा। मतलब ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है कि ये रातों रात रगड़ते हैं। आप फारूक अब्दुल्ला के बता रहे हैं, तो फिर अंदर क्यों नहीं ठोकते? जब आपने 370 यहाँ तोड़ा, उस वक्त इनको अंदर ठोका, तो आज क्या मजबूरी है? इतनी स्मार्टनेस से इन्होंने ये लोग काम किए हुए हैं, इतनी स्मार्टनेस से काम किए हुए कि इन्होंने सबूत छोड़े नहीं है, और जो कि सबूत हाथ लग रहे हैं उस पर कार्रवाई की जा रही है। एक बात और बताता हूं, मैं फारूक साहब, उमर साहब, इन सबसे एक सवाल और पूरे कश्मीरियों से भी ये सवाल पूछता हूं, मुझे बताएं फारूक साहब, उमर साहब या शेख अब्दुल्ला जी, इन सब के कौन सा पुश्तैनी इनका बिजनेस था? बताएं कौन सा बिजनेस था इनका? कश्मीर में किसी के बाग होते हैं, किसी इनका कौन सा बिजनेस था? इनके पास करोड़ों रुपए कहां से है, कभी कोई पूछता ही नहीं है इनसे, ना कश्मीर के लोग पूछते हैं। ये कश्मीर के लोगों के हक का पैसा है, जिससे इन्होंने बठिंडी में कोठी, गुपकार पे कोठी, लंदन में कोठी, बम्बे, दिल्ली, हर जगह पे कोठियां डाली हैं। ये आप ही लोगों के पैसे, पूछे जरा इनसे। अब जब पूछने लगेंगे तो फारूक साहब 2 मिनट में आ जाते हैं जी मुसलमान खतरे में है,
इस्लाम खतरे में, जब तुम पैसे घुसा रहे थे मुसलमानों के अपनी जेब के अंदर डाल रहे थे, तब खतरे में नहीं था। तो नाचते थे, राम भजन मैंने तो कल भी एक चैनल पे कहा, हर 10 किलोमीटर के बाद बयान बदलते हैं, हर 10 किलोमीटर के बाद मजहब बदलता है। मैंने कल कहा और उनको बड़ा बुरा लगा इसके ऊपर। क्यों कहा? भाई सही तो बोल रहे हैं आपके सामने, हम सच तो बोल रहे हैं। जब सच बोल रहे हैं तो आपको मिर्ची लगती है। क्यों मिर्ची लगती है जरा जरूर बताएं लोगों को। तो क्या कल एक बयान आता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को यकीन है कि आर्टिकल 370 वापस आएगा, 35A वापस आएगा। उस पर आपका क्या कहना है? क्या स्टेट हमें एटलीस्ट वापस आएगी अगर वो बाकी नहीं आएगी? सबसे पहली बात ये होती है कि जो इंसान फोत हो जाता है, चला जाता है दुनिया से, मर जाता है, हमारे में जला देते हैं, आप में दफना देते हैं, वो कभी वापस आया? बताएं, कभी वापस आया? नहीं, ये 370 भी जो है ये दफन हो चुका है, जल चुका है, ये वापस नहीं आएगा। अब चक्कर ये है कि 50-60 सालों से इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको लेकर लोगों के बीच में जाए, बोले जी हमने ये काम किया, उनके पास 370 का राग लापने को और कुछ नहीं है। ये भी भली भांति जानते हैं कभी वापस नहीं आएगा, इनको अच्छी तरह से पता। रही बात स्टेट की, माननीय गृह मंत्री जी ने फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा हुआ है कि स्टेटहुड वापस हमें दिया जाएगा। लेकिन बात यह है कि वो जब भी आएगा वापस हमें स्टेट दी जाएगी, ऐसा नहीं कि नहीं दी जाएगी। एक बीमारू राजा था जिसको आपने बीमार कर दिया, उस पर सर्जरी करके आईसीयू में रखा गया थोड़ी देर के लिए, अब वो अच्छा भला चंगा हो रहा है, जैसे वापस आएगा। लेकिन नौकरियों की प्रॉब्लम अगर देखें तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो जम्मू में पड़ रहा है। हम देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही, पेन इंडिया पे उनकी एडवर्टाइजमेंट होती है, तो हमारे नौजवान कहाँ उस पर कम्पीट कर पाएंगे? तो क्या जो जिस तरह से 371 A B C D है बाकी जगह में, क्या उस तरह के यहाँ के लोकल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करेगी बीजेपी? आपका कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के हमारे जो लड़के, हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, वो मतलब हिंदुस्तान से कम्पीट नहीं कर सकते? ये गलत है। हमारे आईएएस के टॉपर्स हैं यहाँ पर, अभी आज ही 20 मेंस निकले जम्मू कश्मीर से ही। तो ये मत करें कि बाहर का कोई नौकरी ले जाएगा, हमारे लोगों को अपना हक लेना आता है। और ये काफी बाकी लोगों से काफी बुद्धिमान लोग हैं, हमारे जो बच्चे हैं बड़े टैलेंटेड है। रही बात नौकरियों की, नौकरी तो अब मिल रही है, इससे पहले तो छलावा मिल रहा था ना। 2500 के वेतन के ऊपर रहबरे जा रहा था। आपने 25-25 साल लोगों के खिलवाड़ किया उनके साथ। वो 25-25 साल लोगों ने 2500 के वेतन के ऊपर अपने बच्चे कैसे पाले, उनसे पूछिए। तो आप जो नौकरी मिल रही है, किया था कि नौकरी तो मिल रही है। नहीं, आपने तो वादा किया था हम उनको रेगुलराइज करेंगे। तो रेगुलराइज के लिए भी पूरी की पूरी प्रक्रिया चल रही है और रेगुलराइज भी हो गया, ऐसा नहीं कि नहीं रेगुलराइज हो गया। अब इन्होंने जो अपने टाइम का सारा किया वो तो हमें हमारे से लोगों को उम्मीद है हम ही पूरा कर देंगे। इनमें से तो करेगा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो केवल ये काम किया 25-25 साल, इन्होंने तो उनको अड़ाक पे ही रखा। और सोचिए जिसकी 25 साल की जिंदगी निकल गई, उस बेचारे के बच्चे भी 2500 में कैसे कैसे पले, उनको क्या 25 साल ही वापस दे सकते हैं जो आज इनके साथ जाके या इनको बरगलाने की कोशिश करते हैं? हम फिर से वापस आते हैं उसी मेन क्वेश्चन पे जो आज़ाद साहब ने एक आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मोदी जी को जो है कुछ दिनों पहले रावण कहा था। तो आज़ाद साहब ने जो है उस पर यही कहा कि हमें तहजीब से जो है वो हटकर नहीं जाना चाहिए और जो ये बदतमीजी का दौर है ये अब हाल पार्टी में घुस रहा है। तो आप इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, बड़ी बात ये आती है कि किसी के कहने से वो इंसान अपनी मानसिकता बताता है। और मोदी जी कितने पूजनीय हैं, कैसे लोगों के दिल में बसते हैं, केवल हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के सबसे बड़े लीडर हैं। खड़गे जी की अपनी पार्टी जो है वो 3 डिजिट से 2 डिजिट और आने वाले टाइम को आर्यभट्ट को सलामी देगी, यानी कि शून्य में पहुंच जाएगी। तो खड़गे जी अपनी पार्टी की फिक्र करें। ऐसे अनाप शनाप बयान देने से खड़गे जी की पार्टी नहीं बचेगी। और जिस रिमोट कंट्रोल से खड़गे जी चलते हैं, उस रिमोट कंट्रोल का भली भांति पता है। वो लाख कोशिश कर रहे हैं, ना तो कभी राहुल गांधी लीडर बन सकता है, ना कभी खड़गे जी इस पार्टी को बचा सकते हैं, कोई नहीं बचा सकता। तो एमसीडी इलेक्शन में जो हार हुई है दिल्ली में 15 साल के बाद, देखिए दिल्ली में मुझे लगता है कि दिल्ली में एक जो सेटअप चल रहा है, जिस तरह से लोगों को वहां पर एक झूठ परोसा जा रहा है, कैसे किया जा रहा है, लोग बरगलाए जा सकते हैं, कुछ देर के लिए बरगलाए जा सकते हैं। तो कल हिमाचल गुजरात की वो आपके सामने नतीजा आ जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी आपको गुजरात में भी नजर आएगी, हिमाचल में भी नजर आएगी, जीत हमारी ही। तो आखिर पर जो सवाल जो मैंने शुरुआत में किया था, मैं इसको इंटरव्यू को कंक्लूड करूंगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है, आपसे काफ़ी देर बाद भी जो है वो मुलाकात हुई है। तो क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे बीजेपी गवर्नमेंट आज़ाद साहब के उस मैटर पर और आज़ाद साहब के बयान पे एक्शन लेगी? और जो पॉलिटिशियन शायद ये बात भी हो सकती है वो आज आपके करीबी भी हो सकते हैं जो उस लेटर में नाम है। आपने जो शुरुआत में बात की कि ये लोग कैसे जो हैं, जो लेटर उन्होंने लिखी है, मैं बताऊं यहाँ पर कई ऐसे काली भेड़ें रही हैं। आप सोचेंगे जिनका भी आपने नाम लिया, एक इतने इंपॉर्टेंट और इतने इनके यूथ लीडर थे। जब एनआईए की चार्जशीट है उसको जरा निकालिएगा, उसमें बताया जाता है कि अब्बू दुर्जाना के काजी का काम किया और जबरदस्ती पुलवामा की बच्ची का निकाह करवाया गया।
मुझे समझ नहीं आता कि लोगों की आंखें क्यों नहीं खुलती है। इस लेवल तक ये लोग गिर सकते हैं, यहां तक जा सकते हैं, फिर लोग इनको लीडर कहते हैं। किस हिसाब के लीडर हुए? बच्चियां तो सभी की एक अपनी कॉमन होती हैं, सारी बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, ये केसेस मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, मड़वा में, वारवन में, बिल्कुल। आप खुद देखें, मतलब आप इस लेवल तक गिर सकते हो कि टेररिस्ट के साथ आप ऐसा काम करने जा रहे हो। किसके लिए? चंद वोटों के लिए, चंद इन चीजों के लिए। मैं कहता हूं कि जो सियासत है, इससे निम्न स्तर की सियासत मैंने आज तक नहीं देखी जो इन लोगों के दौर में रही। तो क्या आपका केवल एक चीज, क्या आपका ये कहना है कि मिलिटेंट्स को यूज करके इलेक्शन जीतेंगे? बिल्कुल, आपके सामने ये भी निकला उसके अंदर कि जो इलेक्शन थी, जो 2019 वाली इलेक्शन हुई है, उसके अंदर साफ कहा गया कि टेररिस्ट की मदद लेने की कोशिश की गई, जिताया जाए, जीत फिर नहीं पाए पीछे से। कोशिश ये लोग पूरी करते हैं। एक्चुअली ये सारे का सारा सिस्टम था। एक तरफ कुछ को सेपरेटिस्ट बना दिया, उनका भी यूज किया जा रहा है, कुछ बंदूक उठवा दी, उनका भी यूज किया जा रहा है, कुछ पाकिस्तान का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन लोगों ने यहाँ पर इस तरह से सिस्टम को खराब कर दिया था कि उसको ठीक करते करते 3-4 साल लग गए, पूरी तरह से अभी भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो काली बेड़े भी लेकिन लोग आज जाग चुके हैं। मैं उससे बड़ा खुश हूं, लोगों को पता लग गया हुआ है कि हमको ये 30-40 नाम पे, जो जिहाद के नाम पे ये सब चीजें परोसी गई हैं, ये सिर्फ केवल और केवल पसमानदा मुसलमानों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम किया गया है। अपने खुद के बच्चे के फॉरेन में और कहां कहां पर जाके पढ़ते रहे। इनमें से भी एक जाता ना आगे बंदूक उठाकर, तो मैं मानता इनकी बात। पत्थरबाज बनाने हैं तो बेचारा गरीब का बच्चा बनाएंगे, अपने वालों को अंदर रखेंगे, कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे। तो इन लोगों को लोगों ने अभी तभी तो उनको बता दिया बीडीसी डीडीसी में कि आप लोगों की क्या असलियत है। और इसलिए मुझे लगता है आज का जो युवा है, आज के लोग जाग चुके हैं। आने वाला टाइम जो है वो उनको दिखा देगा कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जी अभिजीत जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया जो आपने हमसे बात की। जो हम आज़ाद साहब के लेटर का खुलासा है, ये इंटरव्यू उस पर शुरू हुआ था और आगे चलकर जो इसमें बाकी चीज़ें भी जो है वो जुड़ गई। हम उम्मीद करेंगे कि जो बीजेपी की सरकार है वो सिर्फ बातें नहीं करेगी, बल्कि जो आज़ाद साहब का लिखा हुआ लेटर है उसको न सिर्फ ढूंढेगी बल्कि उस पर जो है वो कार्रवाई भी करेगी, ताकि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ पर जो एक खूनी खेल खेला जा रहा है उसमें जो लोग मुलविस है, जिन्होंने डबल स्टैंडर्ड यूज़ करके यहाँ से हिंदुस्तान का, एक कहावत होती थी, खाते पीते हिंदुस्तान का गुण गाते पाकिस्तान का, जो इस तरह के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ताकि लोग जो है जो इसका शिकार हुए हैं, जो यहाँ पर लोगों पर जुल्म हुआ है उस आड़ में, उनसे जो है वो उनको उसकी सज़ा मिल सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभिजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।